Hello, everybody. Welcome to Literary Academia. Today, I'm going to discuss two to three literary movement or literary terms you can say. The first one is realism. Okay, realism को अगर एक लाइन में समझें तो ये कहता है कि शो लाइफ ट्रूथफुली विदाउट आइडियलाइजिंग इट। रियलिज्म कहता है कि आप कहीं भी अगर ट्रूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ट्रूथफुली करिए, जैसा है वैसा ही रिप्रेजेंट करिए, उसको आइडियलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रियलिज्म रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चाहे आप पेंटिंग में करें, म्यूजिक में करें, लिटरेचर में करें, कहीं भी कोई भी विजुअल आर्ट हो। ठीक है, आप उसमें क्या करेंगे, रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसा देख रहे हैं वैसा। ठीक, ओरिजिन इसका इंपॉर्टेंट है, ये फ्रांस में होता है, फ्रांस में रियलिज्म का ओरिजिन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है किस प्लेस पे कौन सा मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, और टाइमिंग क्या है, मिड 19th सेंचुरी, 1850 के ऑनवर्ड्स हुआ होगा, है ना। वेट अ सेकेंड, तो 1850 के ऑनवर्ड ये हुआ होगा 19th सेंचुरी में। फिलॉसफी क्या है इसकी, रियलिज्म क्या कहता है, एक ये पॉइंट है कि रियलिज्म जो है वो रिएक्शन अगेंस्ट रोमांटिसिज्म, ये रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट था, यानी कि जो रोमांटिसिज्म होगा उसके जस्ट ऑपोजिट था। अब क्या था रोमांटिसिज्म, इट वाज इमोशनल एंड इमेजिनेटिव था और इमोशनल था। जॉन केट्स पेड़ के नीचे बैठ के एक नाइटिंगेल को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो इमेजिन ही तो कर रहे हैं कि नाइटिंगेल किस डार्कनेस में बैठी है, तो उसके पे कैसी लाइट आ रही है ना। और इमोशनल, उनके भाई की डेथ हुई है, उनकी जो बिलवेड है वो उनके साथ नहीं है, उनको बीमारी है, उनकी जो जितने भी फैमिली मेंबर्स थे सबको बीमारी है। तो एक ये इमोशनल आउटबर्स्ट था इन अ क्रिएटिव मैनर। ठीक है, और इमेजिनेटिव सिर्फ किड्स नहीं, सारे रोमांटिक पोएट्स या जितने भी रोमांटिक राइटर्स थे सबने इमेजिनेशन को फोकस किया है। ठीक है, सबने इमोशनल चीजें लिखी हैं। जब आप इमोशनल और इमेजिनेटिव होते हैं तो आप क्या होते हैं, सब्जेक्टिव। ठीक है, क्या होते हैं, सब्जेक्टिव, यानी कि सबका इमेजिनेशन अपना अलग होगा, सबका इमोशनल एक्सप्रेशन अलग होगा। जिस हिसाब से मैं नाइटिंगेल को देखूंगी, पॉसिबिलिटी है कि आपको नाइटिंगेल को देख के वो फील नहीं आएगा, यानी कि मेरा नाइटिंगेल को या स्काइला को देख के अप्रिशिएट करना ये मेरा पर्सनल मामला है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि वही आपको भी फील हो। तो पूरा का पूरा रोमांटिसिज्म जो था वो सब्जेक्टिव था। सब्जेक्ट का मतलब होता है पर्सन, वहां से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन रियलिटी। और रियलिज्म क्या कहता है कि नो सब्जेक्टिव, मेरा अपना उसमें कुछ नहीं, मैं जैसा देख रहा हूं मैं वैसा ही लिख रहा हूं, उसको देख के मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं अपना उसमें ओपिनियन, अपना दिमाग, अपना इमोशन डालूंगा तो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन था, रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट में था। ठीक है, रोमांटिसिज्म क्या था, सब्जेक्टिव, और रियलिज्म क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी। ठीक है, ऑफ रियलिटी, स्पेलिंग आप देख लेंगे, मेरी पेन कहीं कहीं बंद हो जाती है ना। ऑफ रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ये हो गया। अब ये फिलॉसफी, ये मूवमेंट था, जो इस मूवमेंट में क्या होता है, कोई भी मूवमेंट कैसा होता है, आईएसएम जो होता है वो एक मूवमेंट होता है, यानी कि एक तरह की विचारधारा जिसको कई लोग मिलकर सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, और एक तरह से उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो रियलिज्म क्या क्या था, कुछ लोग सामने आए थे, और उन लोगों ने एक अपनी फिलॉसफी अपनाई थी, चाहे पेंटिंग में, म्यूजिक में, लिटरेचर में। ठीक है, हर जगह उस फिलॉसफी को प्रमोट करते थे, एक्सेप्ट करते थे। ठीक, तो इसकी फिलॉसफी क्या है, रियलिटी इज नोएबल एंड ऑब्जर्वेबल। रियलिटी जो सच है, जो रियल है, उसको आप जान सकते हैं, इतना टफ भी नहीं है रियलिटी को जाना, और ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। आप बस सराउंडिंग्स में, अपने इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करिए, जो दिख रहा है आपकी आंखों से वही तो रियल है। ये रियलिज्म का मानना था। लिटरेचर शुड डिपिक्ट ऑर्डिनरी पीपल, इनका कहना था कि जो लिटरेचर है वो ऑर्डिनरी पीपल को डिपिक्ट करना चाहिए, वर्कर्स, लेबरर्स, है ना,
इस तरह के लोग जो हमारे अलग अलग सेक्स से आते हैं, मतलब कि अलग अलग पार्ट से आते हैं, कि कोई खेतों, कोई फार्मर है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, महिला है, बच्चे हैं, गरीब है जिसको खाने का नहीं मिल रहा है, वो पूरे दिन काम करके वो किसी तरह एनी हाउ शाम को वो उसका एक मील का भोजन बन रहा है। ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास लाइफ को, सोशल प्रॉब्लम्स, इसको डिपिक्ट करिए, रियलिटी यहाँ पे दिखती है, बाकी तो सुपरफिशियलिटी है, ठीक है। इनके की फीचर्स क्या थे? ऑब्जेक्टिव नरेशन। ऑब्जेक्टिव नरेशन क्या होता है? आप अपना कुछ भी ओपिनियन डाले बिना जो जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बता दीजिए, ऑब्जेक्टिव नरेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव चीजें, ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आपको द वेस्टलैंड में मिलता है। द वेस्टलैंड में आप कहीं नहीं पाएंगे कि कहीं टीएस एलियट बोल रहे हैं, हालांकि राइटर के ही दिमाग से सब कुछ निकलता है, वो सब कुछ टीएस एलियट के ओपिनियंस थे, ठीक है। उनकी लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था, जो वर्ल्ड वॉर देख रहे थे, लेकिन आपको कहीं नहीं दिखेगा कि वो टीएस एलियट अपने से बोल रहे हैं। आपको दिखेगा कि अलग अलग स्पीकर है, कहीं टेरेसियस है, कहीं कोई लड़की है, कहीं कोई इंसान है, कहीं मैडम सोसोट्रिस है, यानी कि दूसरे के मुंह से बुलवा देना, उसमें अपना उनका कुछ है ही नहीं, ऐसा आपको लगता है, तो ऑब्जेक्टिव नरेशन है, ठीक है। वहीं पे आप चार्ल्स लैम्ब को देख लीजिए। चार्ल्स लैम्ब ड्रीम चिल्ड्रन में आए आए आए, पूरा सब्जेक्ट उनका आए ही है, वो उनकी लाइफ, उनकी बिलीवर्ड, उनके बच्चे, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर, है ना। तो वो सब्जेक्टिव है, रोमांटिक, सब्जेक्टिव, और जितने मॉडर्न एज में जब आप आते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव नरेशन हो जाता है, और रियलिज्म में भी ऑब्जेक्टिव नरेशन है। एवरीडे सेटिंग्स, अब एवरीडे सेटिंग्स ऑर्डिनरी पीपल की बात करेंगे, आप मिडिल क्लास लोगों की बात करें, सोशल प्रॉब्लम की बात करें, तो इनकी सेटिंग भी एवरीडे थी, एवरीडे की सेटिंग थी। जैसे कि कोई पत्थर तोड़ रहा है, दो लोग पत्थर तोड़ रहे हैं, उसका बच्चा बगल में एक बोल लेके बैठा हुआ है, उसको खाना नहीं है, वो रो रहा है। ये ना एक रियलिस्टिक, रियलिज्म मूवमेंट में एक रियलिस्टिक पिक्चर है कि गरीब पूरे दिन काम करेगा तो शाम को उसको खाना मिलेगा। एवरीडे सेटिंग। साइकोलॉजिकल डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप गरीब के जो रियलिटी हो रही है समाज में, जो मिडिल क्लास है, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो साइकोलॉजिकली क्या प्रभाव पड़ रहा है। और आप देखेंगे कि लिटरेचर में तो आप शब्दों के माध्यम से बता सकते हैं, आसान है लिटरेचर में बताना। पेंटिंग में कलर, सेटिंग, एक्सप्रेशन के माध्यम से सारी चीजें बताई जाती हैं। पेंटिंग में डिस्क्राइब करना इन सब चीजों को उतना ही डिफिकल्ट है। कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक, ऑब्वियस सी बात है, ये हुआ इसलिए ऐसे हो रहा है। अगर आप गरीबों को काम नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? वो भूखों मरेंगे, उनकी दीन दशा खराब रहेगी, वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कभी ऊपर ही नहीं उठेगा, ना ही वो बड़े मामलों में बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा टेंशन तो खाना कमाने में है, कि खाना कमा ले। उनको क्या मतलब कौन पॉलिटिक्स बना रहा है, सॉरी, कौन सरकार बना रहा है। मिडिल क्लास ही को, वो भी कम मिडिल क्लास को फर्क पड़ता है, ये रहता है इंटरेस्ट, या मिडिल क्लास को रहता है इंटरेस्ट कि किसकी सरकार बन रही। वर्किंग क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो तो कमाने में लगा है, वो तो अपना कैसे भी गुजारा करने में मतलब बिजी है। तो कॉज एंड इफेक्ट लॉजिक। सोशल इश्यूज, मैरिज, मनी क्लास, तो ये सब चीजों को आप दिखाते हैं। अब अगर इंपॉर्टेंट राइटर्स देखें तो एक है गुस्ताव फ्लॉबर्ट, इनका एक वर्क है मैडम बोवेरी। जॉर्ज इलियट, मिडिल मार्च, सोशल प्रॉब्लम्स को दिखाया गया इसमें। लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस, मास्टरपीस वर्क है ये आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग याद जरूर रखिएगा। लिटरेचर का स्टूडेंट अगर उसको वॉर एंड पीस नहीं याद है कि किसका है, एटलीस्ट फ्लॉन्ट करने के लिए तो याद ही कर लीजिएगा कि अरे हमने भी सुना है वॉर एंड पीस को। लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, 1500-1600 पेज की ये नॉवेल है, और वॉर पे बेस्ड है कि वॉर किस तरीके से लोगों की लाइफ को एकदम तहस नहस कर देता है, ठीक, वॉर एंड पीस। इस पे कोई एक मूवी भी बन रही है हमारे इंडिया में। फिर है हेनरिक इब्सन, अ डॉल्स हाउस, हाउ वुमेन आर ट्रीटेड एज अ डॉल, है ना, एज अ डॉल इन द हाउस, कि औरतों को सजा के, सुंदर बना के कुछ घरों में इसलिए भी रखा जाता है कि तुमको हम इतना मानेंगे, इतना तुमको सजाएंगे, इतना तुमको फैसिलिटीज दे देंगे कि बस तुम मुंह बंद करके डॉल के जैसे रहो। हम तुमको बताएंगे कि तुमको कैसे रहना है, तुम अपना कोई ओपिनियन क्या पता मत दो, क्या पता उसको डॉल बन के ना रहना हो, है ना, उसको नहीं चाहिए वो सारी सुविधाएं जो तुम दे रहे हो। तो इस तरह की चीजें जब आप और डाइव करते हैं तो आपको पता चलता है। अगर हम एक लाइन में देखें तो रियलिज्म क्या है? मिरर टू सोसाइटी, सोसाइटी को देखने का एक मिरर है
है ना, रियलिज्म। तो पहला पॉइंट मुझे लगता है कि ये आप लोगों को इतना बस एक ओवरऑल आपको ये होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सेकेंड टर्म है हमारा नेचुरलिज्म, ठीक है। ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल्ड नॉट फ्री। एक लाइन में देखिए तो ह्यूमन बींग्स है जो हैं, आप हैं, हम लोगों को कंट्रोल किया जाता है, हम लोग फ्री नहीं हैं। जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मैं एक इंसिडेंट बताऊंगी, तो जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैं इतनी मतलब बेवकूफ़ थी कि मुझे लगता था कि नेचर जो कि वर्ड्सवर्थ वाला नेचर है, उस नेचर की स्टडी को नेचुरलिज्म कहते हैं, ठीक है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज इन द क्लासरूम, जब हमारी प्रोफेसर ने हमें बताया कि दैट इज, वो नेचर से रिलेटेड नहीं है, ये जो आपका हमारा नेचर है ना, कि हम कहते हैं कि अरे ये तो नेचुरल है, ये तो होता ही है, एंगर, जेलसी, हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, ये जो क्वालिटीज है, ये इसको क्या हम लोग कहते हैं, कोर नेचर। ये नेचुरलिज्म इस नेचर से रिलेटेड है, ठीक है। पहला डिफरेंस ये कि मेरे जैसे कोई कंफ्यूजन में ना रहे, कोई नहीं होगा, मैं ही थी, है ना। तो इस नेचुरलिज्म से जोड़ेंगे आप, वो प्राकृतिक ब्यूटीफुल नेचर से इसको पहले तो नहीं जोड़ेंगे, ठीक। फिर ह्यूमन बींग्स आर कंट्रोल, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको लगता होगा कि आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, आपको जो मन करता है आप वही करते हैं, नहीं। घर में सब्जी हमारे पसंद की नहीं बनती है, आप कहिए कुछ बनाने को, ठीक है 2 दिन बाद बनेगा, उस दिन तो नहीं ही बनेगा, उस दिन तो वही बनेगा जो प्री डिसाइडेड हो। और यही पॉइंट है कि नेचुरलिज्म कहता है कि जो प्री डिसाइडेड होता है वही होता है। फेट इज इम्पोर्टेंट, आपकी जो किस्मत है वो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि आप फ्री नहीं है कुछ भी कंट्रोल करने के लिए। इसका भी ओरिजिन फ्रांस में हो रहा है, लेट 19th सेंचुरी में हो रहा है, इसका भी डेट वही है, ठीक है। एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रियलिज्म, रियलिज्म का ही एक्सट्रीम फॉर्म है। कैसे, देखिए कभी कभी क्या होता है कि नेचुरलिज्म और रियलिज्म दोनों को वाइस वर्सा यूज किया जाता है सिनोनिम्स के तौर पे, कभी कभी कुछ लोग करते हैं, बट ये नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। ये जो नेचुरलिज्म है, इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स डार्विन एंड साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म। ये जो नेचुरलिज्म है, चार्ल्स डार्विन क्या थे, इन्होंने साइंस को इम्पोर्टेंस दिया कि हम कहीं भगवान के दिए हुए हम नहीं आए हैं, कोई भूत दूत नहीं आया था हमको पैदा करने, ठीक है। देयर इज अ प्रोसेस व्हाई वी आर हियर, उसका एक साइंटिफिक रीजन है, ठीक है। और उसमें उन्होंने जो भी हम बंदर से होते हुए, उसके पहले हम किसी माइन्यूट कोई किसी कीड़े मकोड़े से निकले हुए हैं, ठीक है। तो पहली बात कि जो नेचुरलिज्म है वो किसी भी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन को बंद करता है कि नहीं हम भगवान के दिए हुए हैं, इस तरह की बात नहीं करेगा। कोई सुपर नेचुरल एलिमेंट नहीं है, नहीं, प्योर साइंटिफिक, ठीक है, प्योर साइंटिफिक। और चार्ल्स डार्विन उसी साइंस को सपोर्ट करते हैं, तो चार्ल्स डार्विन से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर नेचुरलिज्म आया था। फिलॉसफी क्या कहती है नेचुरलिज्म की, ह्यूमंस आर शेप्ड बाय हेरिडिटी, आप कहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, किन परिस्थितियों में, मतलब किन सोशल सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए हैं, वो डिसाइड करता है आगे चल के आपकी लाइफ कैसी होगी। इन्वायरमेंट, आप कैसे इन्वायरमेंट में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, तो ये डिसाइड करता है आपका फेट क्या हो गया। सोशल कंडीशन डिसाइड करता है आप फ्री कहाँ हैं। आप आज अगर कहें कि मुझे शादी नहीं करनी है, मान लीजिए कि कोई एक निकला बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आप 90% केसेस में, 90%, मैं सबको नहीं बोलूंगी, या 99% केसेस में मैं बोल सकती हूँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं, आपको न चाहते हुए भी शादी करनी है। क्यों? क्योंकि आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपको टाइम आते 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 सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा होगा आप पे कि आपको अपना मेंटल पीस बनाने के लिए वो काम करना ही पड़ेगा। हेरिडिटी क्या है, आप गरीब इंसान में पैदा होंगे, मान लीजिए कि मेरे फादर रिक्शा पुलर हैं, ठीक है, वो रिक्शा चलाते हैं, मैं पैदा हो गई, अब मेरा जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, वो उसी हिसाब का है कि बड़ा मुश्किल से मुझे अपने साधन मिलते हैं, ठीक है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाई कर ली या जैसे भी। अब कोई कहे कि तुम सीधे बिजनेस कोई बड़ा सा कर लो, नहीं हो पाएगा। मैं उसी मीन्स में, अल्टीमेट ये भी हो सकता है कि मैं, क्या पता मैं भी एक रिक्शा पुलर हो जाऊं, है ना। ये तो मेरा जो फेट है वो डिसाइड हो रहा है मेरे हेरिडिटी से, इन्वायरमेंट से, सोशल कंडीशन से। नेचुरलिज्म यही कहता है लाइफ इज ऑफन हार्श, अगली, ट्रेजिक। लाइफ क्या है, हार्श है, अगली है, ट्रेजिक है ही। की फीचर क्या है, पेसिमिस्टिक। लाइफ में जो चीजें चलती हैं या खुद लाइफ पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है।
इस चीज को आप और हम इस समय कुछ ज्यादा ही रिलेट करेंगे कि हाउ लाइफ इज पेसिमिस्टिक। कैरेक्टर ट्रैप्ड बाय फेट, हम किस्मत के हाथों मारे गए हैं। हमें जब कुछ नहीं मिलता तो हमें सांत्वना मिलता है कि किस्मत में यही था, है ना। फोकस ऑन पॉवर्टी, क्राइम, सेक्सुअलिटी, डिजीज। अब देखिए ये सब एकदम ना डार्क रियलिटी ऑफ द सोसाइटी है। ऑलमोस्ट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, बड़ा ही साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक, कि मैं क्यों रिक्शा पुलर बन रही हूँ, क्योंकि मेरे बाप भी रिक्शा पुलर है। मैं क्यों सफाई कर्मी हूँ, क्योंकि मेरे बाप भी सफाई कर्मी हैं। और अगर आप उससे निकलना चाह रहे हैं तो आप जूझिए। पॉवर्टी, क्राइम, सेक्सुअलिटी, डिजीज, आपको इन सब चीजों से लड़ना पड़ेगा। ये रियलिटी है, ये नेचुरलिज्म है, ठीक। ये कहता है नेचुरलिज्म। इसके राइटर्स क्या हैं? एमिली जोला, इनका जर्मिनल एक वर्क है। थॉमस हार्डी, टेस्ट ऑफ डी अर्बरविल्स। स्टीफन क्रेन, द ओपन बोट। ये सब कुछ वर्क्स हैं। मैंने सारे नहीं रखे हैं और ना ही मैंने बहुत इसको टफ बनाया है। जितना एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक होनी चाहिए मैं वही लेके आई हूँ। हो सकता है कि इसमें और भी कुछ दिया जा सकता है, हम उसको बाद में एमएच एब्रम से करेंगे। अगर पहले ही एमएच एब्रम से करने लगते हैं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी जो वर्डिंग है बहुत डिफिकल्ट है स्टैंडर्ड बुक्स में। इजी लाइन में अगर देखें तो नेचुरलिज्म क्या है? रियलिज्म प्लस साइंस प्लस पेसिमिज्म, मतलब एक्सट्रीम एक्सट्रीम पेसिमिज्म है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड टर्म है हमारा आज का इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशन हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इसका इम्प्रेशन क्या पड़ेगा, है ना। डोंट कास्ट अ पुअर इम्प्रेशन। तो इस तरह की चीजें हम इम्प्रेशन वर्ड यूज करते हैं, कह रहे इस इम्प्रेशन अच्छा जाना चाहिए। उसी इम्प्रेशन की स्टडी है इम्प्रेशनिज्म, उसी इम्प्रेशन की स्टडी है। अब किस इम्प्रेशन की बात हो रही है? देखिए क्या है, रियलिटी एज इट अपीयर्स फॉर अ मोमेंट। वो रियलिटी जो एक मोमेंट के लिए दिखती हो, ठीक है, कि इस मोमेंट में क्या दिखा। अभी इसको क्लियर मैं कर दूंगी। ओरिजिन क्या है इसका? सबसे पहले फ्रांस में ये भी ओरिजिन हो रहा है इसका, और ये पेंटिंग में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बाद में लिटरेचर में भी यूज होने लगा। और ये देखिए ये क्या है, इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉडर्न साइकोलॉजी। फिलॉसफी क्या कह रही है कि रियलिटी इज सब्जेक्टिव। अब देखिए इम्प्रेशनिज्म, जो मैं बाहर देख रही हूँ जैसे का तैसे, मैं सिंपल वे में बता रही हूँ कि जो मैं बाहर देख रही हूँ जैसे को तैसे, वो तो मान लीजिए रियलिज्म हो गया, अभी हमने पढ़ा। लेकिन वो मुझे कैसा दिख रहा है, मेरे पे इम्प्रेशन फॉर अ मोमेंट क्या है, ठीक है, वो है इम्प्रेशनिज्म। और अगर जैसे ही मेरा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, जैसे ही आप रियलिटी को मैं अपनी नजरों से बताने लगूंगी, वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव, ठीक है। एक पर्टिकुलर मोमेंट में मुझे क्या समझ में आ रहा है, वो मेरा उसका इम्प्रेशन, एक्सटर्नल जो दुनिया है, जो बाहर की जो दुनिया है, बाहर की जो घटनाएं हैं, मेरे पे उसका क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है, वो है इम्प्रेशनिज्म, ठीक है। फोकस ऑन सेंसरी इम्प्रेशन। सेंसेस से मैं क्या ले रही हूँ, मैं आंखों से क्या देख रही हूँ, मैं कान से मुझे क्या सुनाई दे रहा है, ठीक है। दो लोग बात कर रहे हैं, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितना सुना, क्या पता मैं एक दो आगे पीछे के वर्ड कट गए हो, मुझे ना सुनाई दिए हो, और जो मैं सुनी उसमें लिखा कि अरे बहुत दुष्ट है ना। अब मैं सुन रही, मुझे लगा कि नहीं ये मेरे ही बारे में बात हो रही है। उसका इंप्रेशन, मेरे सेंसरी इंप्रेशन, मेरे कानों से होते हुए उसका इंप्रेशन मेरे पे क्या पड़ रहा है, वो मेरा सच है उस वक्त के लिए। मुझे लगा कि नहीं ये मेरे लिए ही है, नॉट कंप्लीट ट्रूथ। और इस तरह से वो कंप्लीट ट्रूथ नहीं होता है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह की चीजें हो रही है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, या मान लीजिए कि हमें ये भी लग सकता है कि सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है, बट वो हमें लग रहा है। रियलिटी हो सकता है कि ये ना हो, रियलिटी कुछ और हो। अंडर द कारपेट क्या पता गवर्नमेंट इज सेलिंग समथिंग एल्स, और हमें कुछ और समझ में आ रहा है। ट्रूथ क्या है? व्हाट द माइंड परसीव्स। ट्रूथ वही है जो हमारा दिमाग परसीव कर रहा है। ये कौन कह रहा है? इम्प्रेशनिज्म। अभी देखिए इसमें क्या होता है कि फ्रेगमेंटेड नरेशन होता है, नरेशन टूटा फूटा रहता है। फोकस ऑन लाइट, मूड, मोमेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट को कैप्चर किया जाता है, मूड को, हैप्पी है, सैड है। लाइट एक आज इस मोमेंट पे लाइट कैसी लग रही थी, अभी एक जो पिक्चर मैंने ऊपर लगाया है मैं दिखाती हूँ। स्ट्रीम लाइक फ्लो ऑफ थॉट्स, थॉट्स एक स्ट्रीम लाइक फ्लो करते हैं। नो क्लियर बिगिनिंग नॉर एंडिंग। ये जो पिक्चर है ऊपर आप देखेंगे कि ये कुछ नदी है, ठीक है, नदी में ये नाव चल रही है और ये पानी है इधर,
और ये सन है और सन की रेज यहाँ पे पड़ रही है। ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, ठीक है, ये किसी ने ली है, वो उसके हिसाब से ये बड़ा ब्यूटीफुल सा है, ठीक है। तो इसमें लाइट को कैप्चर किया गया है, इसमें मूड हैप्पी है, सेरेन है, शांत है, ऐसा पिक्चर को देख के लग रहा है। पिक्चर को देख के ऐसा काट मार नहीं है, कुछ चिखम चिला नहीं है, ब्लड शेड नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि नेगेटिव है। बड़ा ही पीसफुल इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इम्प्रेशनिस्टिक पेंटिंग की, ठीक। नाउ कम टू द एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि वर्जीनिया वुल्फ, मिसेस डैलोवे, अभी आप लोग पढ़ ही रहे हैं मिसेस डैलोवे, उसमें क्या है, इम्प्रेशनिस्टिक मूवमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है वो वर्क। जोसेफ कॉनरैड, हार्ट ऑफ डार्कनेस, आपको दुनिया कैसी दिख रही है। मिसेस डैलोवे का अपना पर्सपेक्टिव है कि जो भी कैरेक्टर के साथ हो रहा है उस नॉवेल में, तो उनको वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही हैं उसको। जरूरी नहीं कि जो वो सोच रही हैं वो सच हो, है ना, नहीं, वो तो उनके दिमाग का सब कुछ मतलब ओरिजिन है ना, उनके दिमाग से निकल रहा है, वो सब्जेक्टिव है पूरा का पूरा उनका इंटरप्रिटेशन। फॉर्ड, मैडॉक्स फॉर्ड, द गुड सोल्जर, अगर एक लाइन में देखें तो इंप्रेशनिज्म क्या है, रियलिटी फेल्ट नॉट एक्सप्लेन्ड, वो रियलिटी जो आप महसूस करते हैं, ना कि जो आपको बताया जा रहा है कि देखिए ये रियल है, नहीं, जो मुझे रियल लग रहा है वही इंप्रेशनिज्म है, वही इंप्रेशन है, इंप्रेशन ऑफ रियलिटी, ठीक। द लास्ट वर्ड इज एक्सप्रेशनिज्म। अब इसको एक्सप्रेस से जोड़िए, आप क्या करते हैं, आप अपना थॉट एक्सप्रेस करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, कि रुको मैं बता रहा हूँ इस पे मेरा क्या एक्सप्रेशन है। लोग कहते हैं कि आपका एक्सप्रेशन क्या है इस पे, यानी कि आपका पर्सनल थॉट क्या है दिमाग का, ठीक। लेकिन ये थोड़ा सा, ये इंप्रेशनिज्म नहीं है, इंप्रेशनिज्म से डिफरेंट है, अभी पता चल जाएगा, बहुत ईजी है। ट्रुथ इज इनसाइड नॉट आउटसाइड। देखिए, ट्रुथ कहाँ है, आपके दिमाग में है, बाहर नहीं है। इंप्रेशनिज्म क्या था, बाहर की चीजों को आप कैसे परसीव कर रहे हैं, आपका दिमाग बाहर की एक्सटर्नल चीजों को कैसे ले रहा है। एक्सप्रेशनिस्ट कह रहा है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मोस्टली नेगेटिव होता है, नेगेटिव। जैसे कि अभी हम स्टूडेंट, अभी आजकल हमारा क्या है कि हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, है ना, वैकेंसी नहीं है, एज बढ़ रही है, सोसाइटल प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, और आप पढ़ते पढ़ते थक भी गए हैं, कितना कोई पढ़ेगा, है ना। तो कभी कभी आता है, कभी कभी क्या, अभी आजकल ज्यादा आ रहा होगा कि क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ेंगे। हर किसी के साथ समझिए कि यही प्रॉब्लम है, बट हर इंसान अपने आप को ही हक कर रहा है, अपने आप को कंसोल कर रहा है, और अपने आप को मोटिवेट करके एक एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसका सच उसके दिमाग में है। अगर किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि तुमको कैसा फील हो रहा है, जो फटेगा वो या जो फटेगी वो, कि उसके दिमाग का सब कुछ, जितना पेन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, बात करके देखिए किसी से। तो जो ट्रूथ है उस आपके दिमाग के अंदर है, ना कि दिमाग के बाहर है। ओरिजिन इसका जर्मनी में है, अर्ली 20th सेंचुरी में। इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशनिज्म का जो ओरिजिन है वो जर्मनी में है। रिएक्शन अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, वॉर, इस सब के खिलाफ था एक्सप्रेशनिज्म। रियलिज्म प्लस इम्प्रेशनिज्म, ठीक है। देखिए फिलॉसफी क्या है एक्सप्रेशनिज्म की, यहाँ पे देखिए, एक्सटर्नल रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड, इनर इमोशन रियल ट्रूथ। जो आपके दिमाग में है, एक्सप्रेशनिज्म कहता है कि जो मेरे दिमाग में है वही मेरी सच्चाई है, मैं बाहर की सच्चाई को कुछ नहीं देख रहा हूँ, ना मुझे बाहर की सच्चाई से मतलब है। अगर मुझे बाहर खूबसूरती नहीं दिखाई दे रही है, मुझे अगर पेड़ पौधे झरना पर्वत को देख के मुझे गुस्सा आ रहा है, इट मीन्स कि वो मेरे लिए, इट मीन्स कि वो खूबसूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो वो अच्छा नहीं है। इनर इमोशन रियल ट्रूथ, जो मेरे अंदर जो फील हो रहा है वही सच है। आर्ट मस्ट शॉक एंड प्रोवोक, और इस तरह से जो लिटरेचर है उसको ऐसा लिटरेचर होना चाहिए, या पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरों को शॉक कर दे और प्रोवोक करे, सोचने पे मजबूर करे। की फीचर, सिंबलिज्म एंड एग्जैजरेशन। सही बात है, अगर आपको प्रोवोक करना है, आपको कुछ ऐसा शॉकिंग दिखाना है नेगेटिव टर्म में, तो आपको सिंबलिज्म यूज करना पड़ेगा, सिंबल्स यूज करने पड़ेंगे, और एग्जैजरेशन, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के। ये लोग क्या करते थे, एक्सप्रेशनिस्टिक मूवमेंट के जो लोग थे, उनके अंदर की जितनी भी नेगेटिव फीलिंग, आप ध्यान देंगे
एक्सप्रेशनिज्म हमेशा अपने अंदर के नेगेटिव चीजों को बाहर निकालता है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, होपलेसनेस, उसको बाहर निकालता है और बहुत बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेशन के साथ नाइटमेयरिश सेटिंग, बहुत बुरा सेटिंग जो होती है, बहुत बुरी सेटिंग होती है ना, नाइटमेयरिश, डराने वाला, एलिनेशन, एंजाइटी, जैसा आप हम इस समय फील कर रहे हैं, ये वही एक्सप्रेशनिज्म के थीम से, सेटिंग से मिलता जुलता है। ये पेंटिंग देखिए, ये एक्सप्रेशनिस्टिक पेंटिंग है। आई होप कि ये दिख रही होगी, एक बार मैं चेक कर लूँ, दिख रही है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशनिस्टिक पेंटिंग है। समवन इज शॉक्ड, अब आप इसको शॉक भी कह सकते हैं, डरा हुआ भी कह सकते हैं। इसमें जो कलर्स यूज होते हैं एक्सप्रेशनिस्टिक में, डार्क बोल्ड कलर यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर के स्ट्रॉन्ग इमोशन बाहर आते हैं। आप और हम बहुत ज़्यादा पेंटिंग को इंटरप्रेट नहीं कर सकते क्योंकि हम पेंटिंग की फिलॉसफी को हम लोग कम समझे हैं, ठीक है। बोलते हैं ना आर्नल्ड की जो मिडिल क्लास है, जो फिलिस्टीनियंस हैं, वो क्या करते हैं, उनको आर्ट पेंटिंग से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। हमें कोई पेंटिंग देखे हमें लगे क्या ही है पेंटिंग को, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ नहीं है, उसमें बहुत बड़े बड़े सच होते हैं, बस हमें समझने नहीं आता है। शायद जॉब अब लग जाएगी तो हम लोग समझने लगेंगे, पैसा आ जाता है तो दिमाग चलने लगता है ना, ऐसा कहा जाता है। तो ये पेंटिंग एग्जाम्पल है एक्सप्रेशनिस्टिक फिलोसफी का। नॉन रियलिस्टिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होते हैं, नॉट इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये हमारे दिमाग से निकले हुए होते हैं, ठीक है। अगर राइटर्स देखें, फ्रांज काफ्का, मेटामॉर्फोसिस, आपने देखा होगा, कोई एक पढ़ा होगा आप लोगों में से बहुत लोगों ने, फ्रांज काफ्का। आप सपोज कि आप सोए हैं रात में, खाना पीना खा के, पनीर वनीर खूब बनाए, बढ़िया पनीर बना के, फोनों पे बात करके, पूरा एकदम माहौल बना के आप सोए, सुबह उठे, आपको पता चला कि आप 300-400 टन भारी एक जानवर हो गए हैं। सोचिए कि बेड टूट गया है, आपका हाथ नहीं हिल रहा है और आपको सुबह कोचिंग जाना है। आप सोचिए क्या करेंगे, मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट चेंज, है ना। अब आपको कैसे समाज कह रहा है कि कोचिंग का टाइम हो गया, जल्दी करो, आपको अपना घर चलाना है, सॉरी घर तो नहीं चलाना है, जैसे मान लीजिए कि आपको एलटी का एग्जाम है, पढ़ना है, लाइब्रेरी जाना है, और आप एक जानवर हो गए हैं, अपने बेड पे पड़े हुए, 200-300 टन के भारी हो गए हैं। ये स्टोरी है फ्रांज काफ्का के मेटामॉर्फोसिस में, कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। यूजीन ओनील, द हेरी एप, आप लोग पढ़ रहे हैं। ऑगस्ट स्ट्रीनबर्ग, अ ड्रीम प्ले, ठीक है। हैरी एप में क्या है, यांग क्या कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके अंदर का बारबेरियन, वो उसके अंदर जो फील हो रहा है वही उसकी सच्चाई है, लास्ट में वो मर जाता है, ठीक है। इजी लाइन। एक्सप्रेशनिज्म क्या है, स्क्रीम ऑफ द सोल, जब आपकी सोल बहुत दुखी चिल्लाती है, आप उस स्क्रीम को एक्सप्रेस करते हैं, वो है एक्सप्रेशनिज्म। आपके अंदर सोल की रियलिटी जब आप एक्सप्रेस करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ये नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। एक इसका रिकैप अगर देखें तो वन लाइनर क्या है, रियलिज्म क्या है, लाइफ एज इट इज, लाइफ जैसी कि वो है उसको डिपिक्ट कर रहे हैं तो रियलिज्म। नेचुरलिज्म, लाइफ एज फेट, लाइफ वैसी ही जैसी आपकी किस्मत में पहले से सब प्री डिटर्मिन है, पहले से निश्चित है कि आप क्या बनेंगे। नेचुरलिज्म वाला नहीं है, ये मत सोच, सॉरी, स्पिरिचुअलिज्म या ये वो वाला नहीं है कि भगवान जो बना कर, नहीं, आपकी जो सेटिंग है, आप कैसे माता पिता के साथ पैदा हुए हैं, आपकी सेटिंग कैसी है, किस तरह के देश में पैदा हुए हैं, ठीक है, किस धर्म में पैदा हो रहे हैं, आपकी ये जो सेटिंग है ये डिसाइड करती है कि आपकी लाइफ कैसी होगी, उस वाला फेट की बात हो रही है। स्पिरिचुअलिज्म और ये रिलीजियस एस्पेक्ट नहीं है ये। इम्प्रेशनिज्म, लाइफ एज इट अपीयर्स, इम्प्रेशनिज्म क्या है, लाइफ जैसी दिखती है, बाहरी दुनिया का इम्प्रेशन मेरे ऊपर क्या है, मुझे कैसा दिखाई देता है, मुझे क्या सुनाई देता है, मुझे क्या फील होता है। और एक्सप्रेशनिज्म, लाइफ एज इट फील्स, और लाइफ अंदर से आपको कैसी फील हो रही है, आप अंदर से एकदम गुस्से में हैं, ठीक है, कि भी चल के सिलेक्शन बोर्ड का के अध्यक्ष से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। तो इस तरह की फीलिंग के साथ हम एंड करेंगे अपने एक्सप्रेशनिज्म मूवमेंट को। ये थे कुछ 3-4 मूवमेंट्स, किसी ने रिक्वेस्ट किया था, कमेंट किया था कि ये सारी टर्म्स करा दीजिए, मुझे लगा कि चलो इसको पहले इजी लैंग्वेज में समझाना जरूरी था, उसके बाद किसी स्टैंडर्ड बुक से लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया। अगले वीडियोस में कुछ नया इंटरेस्टिंग लेके आएंगे।